हवा में नमी है, कभी भी बारिश हो सकती है। घर की छत तो आप जानते ही हैं, हर बूंद के साथ टपकता है पानी। बच्चों की किताबों तक भीग जाती है और रात भर नींद तक नहीं आती। मैं तो डरती हूँ जी, इस बार अगर तेज बारिश हुई तो कहीं दीवारें भी ना सील जाएं। आपसे एक ही गुजारिश है, कुछ कीजिए ना। मग्न फैक्ट्री की तरफ तेज कदमों से चल पड़ता है। दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी और भीतर जाकर बोला, मालिक, बरसात शुरू होने को है। घर की छत तो आप जानते ही हैं, हालात बुरे हैं। अगर इस बार मरम्मत न करवाई तो बच्चों को भीगते हुए देखना पड़ेगा। मैं बस एडवांस लेने आया हूं ताकि कुछ ईंटें, कुछ टीन की चादरें लगवा सकूं, वरना ये बारिश सिर्फ पानी नहीं, मुसीबत लेकर आएगी। देखो मगन, तुम तो जानते ही हो, ये फैक्ट्री पहले ही घाटे में जा रही थी। हमारा लकड़ियों का धंधा बारिश में पूरी तरह से बैठ गया है। कच्चा माल भीग गया, ऑर्डर रद्द हो गए। अब तो हमें मजबूरी में ये फैक्ट्री ही बंद करनी होगी। पर मालिक, मैं तो उम्मीद लेकर आया था और आप तो मुझसे मेरी रोजी ही छीन रहे हो। अब इस उम्र में जाऊंगा कहां? कौन देगा काम? मगन, मैं समझता हूं तुम्हारी हालत, पर क्या करूं, धंधा ठप हो गया है। मशीनें बंद है, स्टाफ जा रहा है। अब मैं भी अपने परिवार को लेकर चिंतित हूं। बरसात में बच्चों को भी परेशानी न हो, उनके लिए राशन जुटाना है। मैं मजबूर हूं। इस वक्त मुझे पहले अपने घर के बारे में सोचना पड़ेगा। तुम जाओ, कोई और काम देखो। मालिक की बेरुखी भरी बातों के बाद फैक्ट्री के दरवाजे से बाहर निकला। वो दिन भर इधर उधर भटकता रहा। कभी किसी दुकान के बाहर जाकर विनती करता, भैया, कोई काम हो तो बताइए, मजदूरी भी चलेगी। सूरज सर पर चढ़ता रहा, फिर ढलने लगा। सुबह से रात हो गई। ज्योति से वादा किया था कि छत की मरम्मत करवा दूंगा, पर यहाँ तो नौकरी भी हाथ से चली गई। घर ठीक करवाना तो दूर, खाने तक का इंतजाम नहीं कर सका। क्या मुंह दिखाऊं उसे? इतने में अचानक बादल गरज उठते हैं, जैसे आसमान भी मग्न की लाचारी पर रोने को हो। हे भगवान, लगता है बारिश होने वाली है। मुझे फौरन घर पहुंचना होगा। ज्योति, वो अकेली कैसे सब संभालेगी? मगन तेजी से कदम बढ़ाता है, लेकिन तभी आसमान जैसे फट पड़ता है। तेज बारिश शुरू हो जाती है। हे भगवान, इतनी तेज बारिश, अब घर कैसे जाऊं? सड़कें भीग गईं और छत। ज्योति और बच्चे, कहीं कुछ हो न जाए। उसी वक्त उसकी नज़र सामने की एक दुकान पर पड़ती है। थोड़ी देर इस दुकान पर रुक जाता हूँ, शायद बारिश कुछ कम हो जाए, फिर निकल पड़ूंगा। घर जाना ही होगा। मग्न दुकान के छज्जे के नीचे सिमट कर खड़ा हो जाता है। बाहर बारिश और तेज होती जा रही है। भैया, ये बारिश रुकने वाली नहीं है। इस बार का मौसम कह रहा है बहुत कुछ बहा ले जाएगा। हर तरफ एक ही खबर है, बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। भगवान न करे ऐसा हो। चुप करो भाई, क्यों मनहूस बातें कर रहे हो? अब मेरे शुभ अशुभ बोलने से क्या होगा भैया? गांव के लोग तो निकल पड़े हैं, सब अपने रिश्तेदारों के यहाँ जा रहे हैं, कोई बच्चे लेकर, कोई बुजुर्गों को संभाल कर। कल सुबह मैं भी अपनी बीवी और माँ को लेकर ससुराल चला जाऊंगा। ये सुनते ही मगन का चेहरा सफ़ेद पड़ जाता है। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। हे भगवान, अगर बाढ़ आ गई। नहीं नहीं, बारिश रुके या ना रुके, मुझे अभी इसी वक्त घर पहुंचना होगा। ज्योति, बच्चे। अरे भैया, इतनी तेज बारिश में कहाँ जा रहे हो? जान को खतरा हो सकता है। भाई सुनो तो। मग्न कुछ नहीं सुनता, बस दिल की आवाज़ सुनता है और तेज़ बारिश में भी कांपते पांवों से घर की ओर भाग पड़ता है। बड़ी मुश्किलों से, कांपते, भीगते, फिसलते हुए मग्न आखिरकार अपने घर पहुंचता है। पर जैसे ही उसके कदम आंगन में पड़ते हैं, वो स्तब्ध रह जाता है। ज्योति, तुम ठीक हो ना? बच्चे बच्चे कहाँ हैं? वो ठीक तो है ना? हाँ, देखो, बच्चों को उस ऊंचे पलंग पर बैठा दिया है। वो ठीक हैं, थोड़ा डरे हुए हैं, पर सुरक्षित हैं। पर हमें मिलकर ये पानी बाहर निकालना होगा, वरना ये और भरता चला जाएगा और सब बर्बाद हो जाएगा। हाँ, चलो, हम साथ हैं ना? पानी भी निकालेंगे और इस मुसीबत को भी हराएंगे।
भीगे फर्श पर मग्न और ज्योति बेतहाशा बाल्टियां भर भर कर पानी बाहर फेंकते जा रहे थे। यहाँ ये चल क्या रहा है? जितना पानी हम निकाल रहे हैं उससे भी डबल पानी हर पल अंदर आ रहा है। ऐसे तो हम लोग डूब जाएंगे। पिताजी, माँ जी, मुझे बहुत डर लग रहा है। ये पानी रुक क्यों नहीं रहा? प्लीज इसे रोक दो ना, वरना मैं डूब जाऊंगी। बेटी डर मत, देख पापा यहीं है ना, बस अभी निकल जाएगा ये सारा पानी। तेरे पापा और माँ मिलकर इसे भगा देंगे, कुछ नहीं होगा तुझे, तू बस हिम्मत से बैठी रह। आप तो कह रहे थे जी कि छत की मरम्मत करवाने जा रहे हैं। क्या हुआ फिर? कुछ हुआ इंतज़ाम? कोई आया? कोई मदद मिली? नहीं, उल्टा नौकरी भी चली गई। दिन भर काम के लिए भटका पर कुछ नहीं मिला, कुछ भी नहीं। हे भगवान, अब क्या होगा हमारा? इस घर का तो एक कील एक नट तक भरोसे लायक नहीं है। न दीवारें टिक रही हैं, न छत सिर पर रह गई। कब गिर जाए कोई नहीं जानता। रात की कोई पहर थी जब आखिरकार बारिश थमी। माँ, 5 सांसों से भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना, बहुत जोर से लग रही है। हाँ हाँ, अभी लाती हूँ बेटा, बस अभी लाई। वो सीधे मग्न के पास पहुंची। सुनिए जी, बारिश में खाने पीने का सारा सामान बह गया, कुछ भी नहीं बचा। आटा, दाल, तेल सब पानी में बह गया है और अब बच्चों को भूख लगी है। उन्हें खाने को क्या दूं? हे भगवान, ये कैसी परीक्षा ले रहे हो? कब तक हमारी सहनशीलता की थाली में दुख परोसोगे? तुम बच्चों को संभालो ज्योति, मैं कुछ इंतजाम करने जाता हूँ। आज चाहे जैसे भी हो कुछ खाना लेकर लौटूंगा। मग्न फिर एक बार काम की तलाश में निकल पड़ा। दर दर भटका और उस दिन वो थोड़ा बहुत खाने का इंतजाम कर ही लाया। दिन ऐसे ही बीतते गए, भूख, बारिश और बेबसी के बीच। कब तक चलेगा जी? ये सब घर की दीवारें अंदर से खोखली हो गई हैं। छत तो पहले ही बिखर गई थी, अब ये दीवार भी साथ छोड़ देगी। अब कर भी क्या सकते हैं? कोई और रास्ता भी तो नहीं है। जहाँ जाऊं बस दरवाजे बंद मिलते हैं। अब बस यही छत बची है हमारे सिर पर। तभी अचानक एक जोरदार तूफान उठा। हवा में जैसे क्रोध भर आया हो। बिजलियां कड़कने लगीं और कुछ ही देर में मगन का वो टूटा फूटा घर, जिसे अब तक हौसलों की दीवारों से टिकाए रखा था, वो घर भर भरा कर गिर पड़ा। ये क्या हो गया? हमारी आखिरी उम्मीद भी चली गई। हमारा घर, हमारा सहारा, सब कुछ टूट गया। अब हम कहाँ जाएंगे? किसके पास जाएंगे इन बच्चों को लेकर? अरे शुक्र मनाओ ज्योति कि घर ही टूटा है। हम और बच्चे तो बाहर थे, वरना अगर अंदर होते तो क्या होता? हम सब मलबे के नीचे दब जाते। पर अब हम जाएंगे कहाँ जी? कहाँ लेकर जाऊँ मैं इन बच्चों को? देखो ना, अगर ऐसे ही भीगते रहे तो बीमार हो जाएंगे। बच्चों को तो बुखार चढ़ जाएगा। मैं माँ हूँ, मैं कैसे देखूँ इन्हें ऐसे कांपते हुए? अभी तो बस आज की रात कहीं सर छुपाने की जगह मिल जाए। कल फिर देखेंगे, जो होगा साथ मिलकर सामना करेंगे। हाँ, आए आपके भैया नीरव भाई हैं ना, उन्हीं के यहाँ चलते हैं। कम से कम वहाँ छत तो होगी और बच्चों को थोड़ी गर्मी भी मिल जाएगी। तुम सही कह रही हो, नीरव हमारी मदद ज़रूर करेगा। भाई आखिर भाई होता है। कठिन वक्त में ही तो भाई की असली पहचान होती है। मगन और ज्योति दोनों भीगते हुए बच्चों को सीने से चिपकाए तेज बारिश में नीरव के घर की ओर बढ़ने लगे। भैया, नीरव भैया। इतनी तेज बारिश में इतनी रात को कौन दरवाजा खड़खड़ा रहा है यार? लोगों को चैन से सोने क्यों नहीं देते ये लोग? अब ऐसे लेटे लेटे तो कोई दिखेगा नहीं, उठो जाकर देखो। अच्छा बाबा, देखता हूँ भाग्यवान, पर तुम भी ना हर बात पे भड़क जाती हो। चलो तुम पकौड़े बनाओ ना, बड़ी इच्छा है, मैं देख के आता हूँ। नीरव बाहर आता है। अरे मगन, तू पूरे परिवार के साथ इस वक्त? सब ठीक तो है ना मेरे भाई? कुछ भी ठीक नहीं है नीरव। तेज बारिश में हमारा घर ढह गया, हम सब सड़कों पर आ गए हैं। बच्चों को लेकर कहाँ जाते? तभी याद आया तू मेरा भाई है,
इसीलिए तेरे पास चला आया। आज की रात क्या हम तेरे घर में रुक सकते हैं? देख भाई, रिश्ता अपनी जगह सही है। मैं तुझे रखना भी चाहूँ तो तेरी भाभी वो तो नहीं मानेगी, और वैसे भी पूरा परिवार एक साथ। इस जरिए मेरा घर ही इतना छोटा है, तू समझ रहा है ना भाई? तू कैसी बात कर रहा है नीरव? मैंने कब तेरा साथ छोड़ा? तेरे हर अच्छे बुरे वक्त में तेरे साथ खड़ा रहा हूँ मैं, और आज जब मुझ पर मुसीबत टूटी है तो तू मुंह मोड़ रहा है। ऐसा मत कर मेरे भाई, बस एक रात की ही तो बात है। देख, ये बच्चे भीगते जा रहे हैं, बीमार हो जाएंगे। नीरव, मगन, मैं सब समझता हूँ, तेरी हालत भी, तेरी तकलीफ भी, लेकिन मैं नहीं रख सकता, मैं मजबूर हूँ। कृपया तुम कोई और जगह तलाश करो मेरे भाई। पर मेरी बात तो। पर मगन की बात अधूरी ही रह गई, क्योंकि नीरव ने धीरे से उस दरवाजे को, उस उम्मीद को, उस रिश्ते को बंद कर दिया। कौन था दरवाजे पर? इतनी देर क्यों लगा दी? मगन था, अपने पूरे परिवार के साथ आया था। बारिश में भीगे हुए उसका घर भी ढह गया। कह रहा था बस एक रात के लिए रहने दो। मैंने तो उनको एक ही झटके में बाहर का रास्ता दिखा दिया। वो तुम्हारा भाई था नीरव। कभी जो तुझे भूख में रोटी खिलाकर सो गया था, तूने उसे आज भूखा छोड़ दिया। अरे प्राण प्रिय, मैंने कोई धर्मशाला थोड़ी खोल रखी है, और जो भी आए मैं उसे अपने घर में रख लूँ। अरे दोस्ती और भाई की बात अलग है। मैं दोस्ती भी निभाना जानता हूँ और भाईचारा भी। जब तक मेरा फायदा है तब तक मैं दोनों निभाऊंगा, अगर नहीं है तो सबको निकाल दूंगा। भगवान का थोड़ा खौफ कीजिए। मुसीबत आने में देर नहीं लगती। आज वो है रास्ते पर, कल हम भी हो सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैंने जिंदगी को बहुत अच्छे से समझा है। भावनाओं में मत बहो प्राण प्रिय। ये लो, पकोड़े खाओ, बहुत स्वादिष्ट बने हैं। बस दुआ करना कि कल तुम्हें भी किसी के दरवाजे पर भीगे कपड़ों में खड़ा न होना पड़े। एक और नीरव अपने घर की बालकनी में बैठा, और उधर मगन का परिवार बरसात के थपेड़ों में सड़क पर भीगता खड़ा था। अब तो मैं हमेशा कहती थी, मेरा भाई, उस पर जी जान लुटा दी, और उसने एक रात की दोस्ती भी नहीं निभाई। खून का रिश्ता था ना। वही तो बात है, बुरे वक्त में ही तो पता चलता है कौन अपना है कौन पराया। नीरव से मुझे ये उम्मीद नहीं थी, सच कहूँ। हाँ माँ, मेरी तो कंपी ही नहीं रुक रही। क्या हम ऐसे ही भीगते रहेंगे पिताजी? बस थोड़ा सा और सह लो मेरे बच्चों। मैं हूं ना, जल्दी ही हम कोई रहने की जगह ढूंढ लेंगे। बस तुम लोग हिम्मत मत हारना। हे भगवान, मेरा बेटा तो तड़प रहा है, ये तो ठंडी से कांप रहा है। अब हम क्या करेंगे? कहाँ जाएं? कौन बचाएगा हमें? चलो मुखिया जी के घर चलते हैं। अब वही एक हैं जो हमारी मदद कर सकते हैं। हाँ, जल्दी चलो, एक पल और नहीं रुका जाता। उम्मीद के आखिरी कतरे के साथ मगन और ज्योति मुखिया जी की हवेली के दरवाजे पर पहुंचे। मुखिया जी, बच्चा बीमार है, घर तो बारिश में ढह गया, बाहर तेज बारिश है। बस एक रात अपनी हवेली में पनाह दे दीजिए, भगवान भला करेगा। हाँ, यहाँ देख, क्या मेरे माथे पर बेवकूफ लिखा है जो किसी भी सड़क पर पड़े को अपने घर में रख लूं। मुखिया जी, आप गांव के कर्ता धर्ता हैं, अगर बुरे समय में आप ही हमारी मदद नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? अरे भला मैं मुखिया हूं तो क्या मैंने पूरे गांव का ठेका ले रखा है? हर भीख मांगने वाला मेरे दरवाजे पर आकर रोएगा क्या? जाओ यहां से, नहीं तो अपने नौकरों से धक्के दिलवाकर बाहर फेंकवा दूंगा। क्या कह रहे हैं आप? मुखिया जी, मेरा बच्चा बीमार है, बारिश में कांप रहा है, उसकी जान को खतरा हो सकता है। अब हवेली के किसी कोने में रात बिता लेंगे, सुबह होते ही यहाँ से चले जाएंगे। बस इतना सा उपकार कर दीजिए मुखिया जी। लगता है ऐसे नहीं मानोगे तुम लोग। आधी रात को मेरी नींद हराम कर दी। नौकरों, इन्हें यहां से धक्के मारकर निकालो, ताकि आज के बाद कोई भी गरीब मुंह उठाकर मेरी हवेली के दरवाजे तक ना आए। वाह कीजिए मुखिया जी, बच्चे हैं साथ में, इतनी बेरुखी मत कीजिए। बस आज की रात। मुखिया ने उनकी एक भी नहीं सुनी, ना माँ की मिन्नतें
न बाप की गुहार। और फिर मुखिया के आदमियों ने उन्हें धक्के देकर उस ठंडी हवेली से बाहर फेंक दिया। भीगती रात में कभी किसी रिश्तेदार का दरवाज़ा खटखटाया तो कभी किसी पुराने दोस्त की चौखट पर सिर झुकाया, पर हर बार एक ही जवाब मिला। आज सच में दिखा दिया लोगों ने, कोई किसी का अपना नहीं होता, और बुरे वक्त में तो साया भी साथ छोड़ देता है। जिसे भाई समझा उसने दरवाज़ा बंद कर लिया, जिसे मुखिया समझा उसने धक्के दे दिए। अब किससे उम्मीद रखूं? आप टूटिए मत जी, हमें नहीं मिला कोई साथ, कोई छत, कोई बात नहीं, लेकिन हमने भी सब देख लिया। अब हमें और हमारे बच्चों को सबक मिला है। कैसे रखूं हिम्मत? दिल कर रहा है कोई तो ऐसी जादू की छड़ी मिल जाए जिससे एक छत बना सकूं, ऐसी छत जो आंधी तूफान से टकरा जाए, जो बारिश को मात दे दे। विश्वास रखिए, एक दिन ज़रूर हमारे दिन भी बदलेंगे, और जिन आँखों ने आज हमें घमंड से देखा, भगवान एक दिन उनकी वही आँखें शर्म से झुका देगा। हमारे आंसू बेकार नहीं जाएंगे जी। उस रात वो बारिश नहीं थमी। रात भर वो अपनी किस्मत को कोसते रहे। सुबह होते ही मग्न काम की खोज में जाता है। मैं कुछ खाने पीने का इंतजाम कर लाया हूं, और ये भोलू की दवाई भी मिल गई। सब ठीक हो जाएगा। पर जल्दी आइएगा, कहाँ था? मुझे डर लग रहा था। अब भोलू की तबीयत थोड़ी ठीक लग रही है। भगवान का लाख लाख शुक्र है। नीरव, वही नीरव जो कुछ रात पहले इस परिवार के लिए अपना दरवाजा बंद कर चुका था। अरे भाई मगन, तेरे तो इतने बुरे दिन आ गए हैं कि अब पेड़ की छांव में जिंदगी दुगानी पड़ रही है। थू थू, तुझे इस हालत में देखकर वाकई अफसोस हो रहा है। पर हंसी भी तो आ रही है ना। बस नीरव, वक्त की बात है। आज तेरा समय है, तू हंस ले, तिरस्कार कर ले, लेकिन कल मेरा भी वक्त आएगा। हा 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 हा, तू सड़क पर आ गया है, फिर भी तेरे अंदर इतना घमंड। कोई जादू वादू मिल गया है क्या? तो इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों फेंक रहा है? खाली जेब और गीले कपड़ों में भी तू उम्मीद का झंडा उठाए घूम रहा है। अरे रहने दे भाई, चल तू ऐसे ही खुश रह, क्योंकि तेरे पास खोने को वैसे भी कुछ भी नहीं बचा। चलता हूँ, मजा आ गया तुझे ये टूटे फूटे हुए देखकर भाई। नीरव निकल जाता है। पीछे बच जाता है मगन का परिवार। नीरव की बातें दिल पर नहीं लेनी चाहिए। बस अब किसी तरह एक काम मिल जाए। ठीक है। मग्न काम के तलाश में एक जंगल से गुजर रहा था। लगता है मैं रास्ता भटक गया हूँ। काम ढूंढते ढूंढते पता नहीं किस जंगल में आ गया। बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे, भूखे होंगे, उदास होंगे। नहीं, मुझे जल्द ही लौटना चाहिए। जैसे ही मग्न वापसी के लिए मुड़ता है, उसकी नजर एक कोने में बैठे साधु बाबा पर पड़ती है। वो गहरे ध्यान में लीन है, एकदम शांत, जैसे इस दुनिया से परे। हे भगवान, ये क्या? वो देखो, ये पेड़ की इतनी भारी टहनी सीधे बाबा के ऊपर गिरने वाली है। अगर मैंने अभी कुछ नहीं किया तो उनकी जान चली जाएगी। मग्न पूरी ताकत से बाबा की ओर दौड़ता है। टहनी हवा में झूलती हुई टूट कर गिरने को होती है, और उसी पल मग्न उसे पकड़ लेता है। बाबा का ध्यान टूट जाता है। वो चौंक कर आंखें खोलते हैं। कौन हो तुम युवक? तुम्हारी वजह से हमारा वर्षों का तप भंग हो गया। क्षमा कीजिए बाबा, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। पर अगर मैं उस पल आपको नहीं देखता तो ये भारी पेड़ की टहनी सीधे आपके ऊपर गिर जाती। ये क्या? तुम्हारे हाथ से तो खून निकल रहा है। हमें बचाने के लिए तुमने खुद चोट खाई। असंभव। आज के दौर में भी इतने निस्वार्थ, इतने नेक इंसान। धन्यवाद बाबा, पर मुझे अब चलना होगा। मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। इतना कहकर मगन पीठ मोड़कर चलने लगता है। रुक जाओ युवक। कहिए बाबा, आपको कोई मदद चाहिए क्या? अगर मैं कुछ कर सकूं तो जरूर करूंगा। मदद? नहीं युवक, आज तुमने हमारी जान बचाई है और हम आर्नी हो गए हैं तुम्हारे। हम तुम्हें यूं ही जाने नहीं देंगे। अपना इनाम लेकर ही जाओगे। इनाम?
कैसा इनाम बाबा? मैंने तो बस इंसानियत निभाई है। युवक, तुमने हमें जीवन दान दिया है, और जो जीवन बचाता है वो देवता के बराबर होता है। इसलिए हम तुम्हें एक वरदान देना चाहते हैं, ऐसा वरदान जो तुम्हारे भाग्य की दिशा ही बदल देगा। यह सुनकर मग्न की आंखों में एक अजीब सी चमक आ जाती है। बाबा, सच में? मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था। युवक, हम तुम्हें ये दिव्य वरदान देते हैं। अब तुम्हारी इच्छा से मिट्टी सोना बन सकती है, लकड़ी लोहा बन सकती है, और चाहो तो धरती और आकाश भी तुम्हारे आगे झुक जाएंगे। परंतु क्या बाबा? कृपया बताइए ना। परंतु यह वरदान अगले 1 महीने तक काम नहीं करेगा। तुम्हें इसकी परीक्षा देनी होगी, एक कठिन परीक्षा। कैसी परीक्षा बाबा? कृपया स्पष्ट बताइए, मैं तैयार हूं जानने के लिए। युवक, तुम्हें अगले 1 महीने तक इसी वृक्ष के नीचे बिना किसी छाया या सहारे के भूखा प्यासा रहकर जीवन बिताना होगा। लोग आएंगे, तुम पर हंसेंगे, ताने देंगे, तुम्हारी परीक्षा लेंगे। शायद तुम्हें पागल, भिखारी या धोखेबाज कहें, परंतु तुम्हें कभी पलटकर उत्तर नहीं देना है। केवल धैर्य, केवल सब्र रखना होगा। और याद रखना, जब ये वरदान अपना प्रभाव दिखाने लगेगा, जब तुम्हारी दुनिया बदलने लगेगी, तब भी तुम्हें अपना दिल साफ रखना होगा। अगर मन में घमंड, लालच या द्वेष आया तो यह वरदान उसी पल हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। मैं सब समझ गया बाबा। मैं आपकी परीक्षा में खरा उतरने का पूरा प्रयास करूंगा। जो आपने मुझे दिया है वो अनमोल है। धन्यवाद बाबा। मगन वहां से चला जाता है। अगले ही पल जैसे ही मगन ने बाबा को प्रणाम कर पीठ मोड़ी, एक रहस्यमयी हवा चली, और जब उसने पलट कर देखा, बाबा वहां थे ही नहीं। मगन अब समझ चुका था, वो कोई साधारण बाबा नहीं थे, बल्कि भगवान का भेजा हुआ एक दूत, जो शायद सिर्फ उसी की मदद के लिए इस धरती पर आया था। मग्न उस पेड़ के नीचे बैठ गया, लेकिन उधर दूर कहीं गांव में उसका परिवार रोज की तरह संघर्ष में डूबा हुआ था। भूख, बीमारी और लोगों की तिरस्कार भरी बातें, सब कुछ जैसे इम्तिहान का हिस्सा बन चुका था। एक दिन मग्न अपने जख्मों की परवाह किए बिना पुराने दिनों की याद में अपने पुराने काम की फैक्ट्री तक पहुंच गया। अरे मगन, तुम यहां कैसे आना हुआ? देखो, अगर काम की तलाश में आए हो तो सीधे कह दूं, मेरे पास तुम्हारे लिए कोई काम वाम नहीं है, समझे? नहीं मालिक, मैं काम मांगने नहीं आया। मैं तो बस आपसे थोड़ी लकड़ियां मांगने आया हूं। अगर आप इजाजत दें तो क्या मैं इनमें से कुछ लकड़ियां ले सकता हूं? हाँ हाँ, लकड़ियां? इस मौसम में? वैसे मैंने सुना है तुम्हारे बारे में। लोग कह रहे थे कि तुम पेड़ के नीचे बैठे तपस्या कर रहे हो। अब समझ आया, शायद बरसात में बैठने से दिमाग पर असर हो गया है। नहीं मालिक, ऐसी बात नहीं है। बस मुझे थोड़ी सी लकड़ी चाहिए। मुझे इनकी सख्त जरूरत है। ठीक है, ले जाओ। वैसे भी ये लकड़ियां अब किसी काम की नहीं रही। धन्यवाद मालिक, ईश्वर आपको सलामत रखे। मग्न फैक्ट्री से धीरे धीरे लकड़ियां उठाकर चलता है। जब अपने घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ज्योति उसे देखकर चौंक गई। ये क्या मगन, इतनी सारी लकड़ियां कहाँ से लाए ये सब, और इनका करना क्या है? मैं इनसे एक घर बनाऊंगा, हमारा घर। ज्योति, एक खूबसूरत सा घर। क्या बैंकी बैंकी बातें कर रहे हैं आप मगनन? अरे, सीमेंट और ईंट का घर तो टिक नहीं पाया, अब ये लकड़ियों का घर क्या खाक टिकेगा, बारिश में गल जाएगा। उसकी तुम फिक्र मत करो। मेरा दिल कहता है ये घर जरूर टिकेगा, क्योंकि ये लकड़ी से नहीं, विश्वास से बना होगा। और जब नींव विश्वास की हो तो कोई आंधी उसे गिरा नहीं सकती। अरे पर सुनिए तो, कम से कम सोच समझकर बच्चियां हैं घर में, अगर कुछ हुआ तो। तुम चलो, मेरे साथ चलो ज्योति। हे भगवान, अब क्या चल रहा है इनके दिमाग में? कभी पेड़ के नीचे बैठते हैं, कभी लकड़ी इकट्ठा करते हैं, अब ना जाने कहाँ और क्यों ले जा रहे हैं। वो दोनों पहुंचते हैं।
अपने उसी पुराने टूटी फूटी घर के पास जो अब बस एक खंडहर था। हम यही लकड़ियों का घर बनाएंगे ज्योति, जिसमें हमारी खुशियां रहेंगी, हमारा सुकून रहेगा। क्या लकड़ी का घर? आप क्या कह रहे हैं मगन? लकड़ी का घर बारिश में कैसे टिकेगा? हवा में कैसे संभलेगा? और लोग तो हमें पागल समझेंगे, हंसेंगे जी हम पर। अगर तुम्हें मुझ पर और मेरे विश्वास पर भरोसा है तो बस जैसा मैं कहता हूं वैसा करो। ठीक है, आप जैसा ठीक समझिए, मैं साथ हूँ क्योंकि आप मेरे साथ हैं। मगन और ज्योति ने मिलकर काम शुरू किया। जब गांव वालों ने देखा कि मगन सचमुच लकड़ी से घर बना रहा है तो धीरे धीरे लोग इकट्ठा होने लगे और फिर वहां पहुंचे नीरव और मुखिया जी। अरे भाई मगन, मान लिया कि तेरे बुरे दिन चल रहे हैं, लेकिन उसमें ऐसा पागलपन करने का क्या फायदा? लकड़ी का घर, अब तो तू सच में भग गया है मेरे भाई। हाँ नीरव, तू बिल्कुल सही कह रहा है। मगन, तेरा सीमेंट और ईंट वाला घर नहीं टिक पाया। अब ये लकड़ी का घर क्या खाक टिकेगा? बारिश में गल जाएगा, हवा में उड़ जाएगा और तू फिर से वहीं पहुंच जाएगा जहां से चला था। वही तो मैं भी कह रहा हूँ, बेचारे को अब दिमाग के इलाज की जरूरत है। अरे कोई तो इस पागल आदमी को यहाँ से निकालो, गांव से बाहर। बच्चों की तरह लकड़ी का घर बना रहा है जैसे कोई खेल हो ये घर बनाना। हाँ, एकदम सही कहा नीरव। मगन तो अब पूरा फिर गया है। इसका तो घर क्या बनेगा, इसके तो सपने ही धूल में मिल जाएंगे। ज्योति का खून खौल उठा। वो अन को जवाब देने जाने लगती है तभी तुम उन्हें कुछ भी नहीं कहोगी, कोई जवाब नहीं दोगी ज्योति, क्योंकि अगर हमने सब्र नहीं किया तो जो हम चाहते हैं वो कभी पूरा नहीं होगा। हमारी सारी मेहनत, हमारा सारा भरोसा सब बेकार चला जाएगा। बस थोड़ा सा विश्वास और दे दो मुझे, फिर मैं तुम्हें सब बताऊंगा, हर बात, हर राज, हर वजह। बस थोड़ा सा सब। ठीक है, जैसा आप बोलो, भगवान करें बस किसी तरह इन लोगों का मुंह बंद हो जाए। सारे लोग दिनों तक मग्न और ज्योति का मजाक उड़ाते रहे, लेकिन वो दोनों चुप रहे। पर हौसला हर दिन और चमकता गया। और फिर एक सुबह जब सूरज की किरणें उस लकड़ी के घर की दीवारों से टकराईं, गांव वालों की आंखें चौंक गईं। सामने था एक शानदार लकड़ी का बंगला, इतना सुंदर, इतना भव्य, जैसे किसी सपने को लकड़ी में ढाल दिया गया हो। हे भगवान, ये बंगला तो राजमहल जैसा लग रहा है और मुखिया जी की हवेली भी इसके सामने तो फीकी और बेजान दिख रही है। हाँ, है तो लकड़ी का ही। एक बारिश होने दो, फिर देखना धारोधार पानी में ये कहां बह जाएगा। मग्न अपनी पत्नी ज्योति को सब सच बताता है। मग्न ने कांपते हुए हाथों से अपने सपनों की दीवार को छुआ। हे भगवान, ये लकड़ी का घर लोहे का बन जाए, इतना मजबूत कि आंधी, बाढ़, आग और तूफान भी इसका कुछ न बिगाड़ पाए। अचानक पूरा वातावरण गंभीर हो गया और फिर एक तेज बिजली कड़की। लकड़ी का वो बंगला धीरे धीरे धातु जैसी चमक लेने लगा और कुछ ही पल में वो लोहे से भी ज्यादा मजबूत बन गया। तो सच में कमाल हो गया जी, भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है। अब हमारे बच्चों को बारिश में भीगना नहीं पड़ेगा, सर्द हवाओं में कांपना नहीं पड़ेगा। अब उनके सिर पर भी एक ऐसी छत होगी। वो दोनों सालों की तकलीफों को याद करते हुए एक दूसरे की आंखों में सुकून ढूंढ रहे थे। अचानक आकाश से बिजली की एक और कड़क और फिर बारिश शुरू हो जाती है। धीरे नहीं, मूसलाधार बारिश, जैसे कुदरत खुद इस नए घर की परीक्षा लेने आ गई हो। और तभी अरे भागो भागो भागो, बाढ़ आ गई, बाढ़ आ गई। इस तरह से तो पानी ही पानी फैलने लगा है, जमीन डूबने लगी है। सबके घर डूब रहे हैं, ईंट पत्थर की हवेलियां भी पानी में बह रही हैं। मेरी तो इतनी मजबूत हवेली थी, 4-4 मजदूरों से बनवाई थी, लोहे, सीमेंट और पत्थर से सजाई थी। फिर भी
वो भी धसक गई, बस एक झटके में बिखर गई। तभी भीड़ में से एक आदमी चिल्लाया, अरे देखो देखो, मगन का लकड़ी वाला घर अभी भी खड़ा है, यह खरोच तक भी नहीं आई। चलो। क्या बक रहे हो तुम? हवेलिया तक बह गई, पत्थर पत्थर उखड़ गए और तुम लकड़ी के घर की बात कर रहे हो। ये क्या मजाक चल रहा है? ठीक है, मत मानो, पर मैं तो जा रहा हूँ। अगर कहीं बचाव है तो वही है जहाँ लकड़ी नहीं, विश्वास की नींव रखी हुई है। मैं उधर जा रहा हूँ बचने के लिए। तुम रहो इधर के इधर, बेवकूफो। उसकी बात में कुछ तो था जो नीरव, मुखिया और बाकी डूबते हुए लोग मगन के घर की ओर दौड़ने लगे। ये तो चमत्कार है। हमारी इतनी मजबूत इमारतें सीमेंट ईंट पत्थर से बनी हवेलियां तक ध्वस्त हो गई। यहाँ तक कि मुखिया जी का आलीशान महली भी ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। और तुम देखो, तुम्हारा ये लकड़ी का बंगला वैसे का वैसा खड़ा है, ना हिला ना झुका ना टूटा। ये कैसे मुमकिन है मुखिया जी? और ये तो सच में कमाल हो गया। लकड़ी का घर इतनी आंधी बारिश तूफान में भी सांस लेता सा खड़ा है। इधर सबके महल जैसे घर भी उखड़ गए, पर ये मगन का घर ऐसे का ऐसा ही खड़ा है। अब बातों का समय नहीं है। अगर अब भी हमने देर की तो हम सब डूब कर मर जाएंगे। हमें मग्न के घर में शरण लेनी होगी। बस अब वही एकमात्र उम्मीद है। हाँ, जल्दी चलो, मगन के घर के अंदर चलो, वरना कोई नहीं बच पाओगे। गांव के सब लोग जो कभी मग्न की हंसी उड़ाते थे, सभी लोग मग्न के घर पर चढ़ जाते हैं। तभी मग्न दरवाजा खोलकर बाहर आता है। अरे मगन, मेरे प्यारे भाई, मैं जानता हूँ मैंने तुझे बहुत कुछ कह दिया था पिछले दिनों में, पर अब जब तक ये बारिश नहीं रुकती, तू मुझे और मेरी बीवी को अपने घर में रहने की इजाज़त दे दे मेरे भाई, वरना हम सब इस बाढ़ में बह जाएंगे और हम में से कोई भी नहीं बच पाएगा। हाँ मग्न, आज सिर्फ तू ही है जो हमें और हमारे परिवारों को बचा सकता है। हमने तुझसे मजाक किया, तेरा अपमान किया, पर तू हमारी आखिरी उम्मीद है। मगन ने न किसी से बदला लिया, न ताना मारा, बस उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान आई। अरे, इसमें पूछने की क्या बात है? आप सब मेरे अपने हो, आइए, घर आपका ही है। भीगे कपड़ों और थरथराते बदन के साथ सब लोग धीरे धीरे मगन के घर के भीतर आते हैं। तभी नीरव और मुखिया की निगाहें मगन पर टिक जाती हैं और पल भर में उन्हें वो सारे लम्हे याद आ जाते हैं जहां उन्होंने मगन की गरीबी का मजाक उड़ाया था। आज समझ में आया सच्चा रिश्ता क्या होता है मेरे भाई मगन। मैंने तुझे तेरी गरीबी की वजह से धुतकार दिया था। तू भी तो उस दिन मदद के लिए आया था, पर मैंने तुझे तिरस्कार और अपमान देकर वापस भेज दिया था। और आज तूने बिना एक भी सवाल पूछे हमें अपने घर में रहने के लिए जगह दे दी। तू दिल से अमीर है मगन, दिल से। नीरव, तू बिल्कुल सही कह रहा है। मुझे भी घमंड था अपनी दौलत का, सोचता था कि पैसा ही सब कुछ है, पर आज समय ने मुझे आईना दिखा दिया है। ये बारिश नहीं, ये तो मेरा घमंड बहा ले गई है। उस दिन मैंने तुझे घर से धक्के देकर निकाला था, और आज तूने बिना एक पल सोचे हमें अपने दिल और घर में जगह दी। हमें माफ कर दो मगन, आज हम तुमसे एक बहुत बड़ा सबक सीख चुके हैं मेरे भाई। गरीब में भी इतनी बड़ी सोच, इतना बड़ा दिल, हमें क्या हक था तुम जैसे इंसान का मजाक उड़ाने का। हमें माफ कर देना मेरे छोटे भाई। मैं भी तहे दिल से तुमसे माफी मांगता हूं मगन। उस दिन मैंने तुम्हें इंसान नहीं समझा, पर आज तूने साबित कर दिया कि इंसानियत पैसे से नहीं, दिल से पहचानी जाती है। अरे, आप लोग माफी क्यों मांग रहे हैं? मैंने जो कुछ भी किया वो मेरा फर्ज था। आज अगर आप लोगों को अपनी गलती का एहसास हो गया है तो उससे बड़ी माफ़ी कोई हो ही नहीं सकती। हम सब इंसान हैं, गलती हमसे ही होती है, पर जब कोई इंसान अपनी गलती मान ले तो वो सबसे बड़ा होता है, और जब दिल से माफ़ कर दिया जाए। यह सुनकर सबके चेहरे पर राहत की मुस्कान फैल गई। वो मग्न जिसे कभी सब ने ठुकरा दिया था, आज वही सबकी उम्मीद बन गया था। जैसे जैसे मौसम ने करवट बदली, वैसे ही लोगों के दिलों में भी बदलाव की लहर दौड़ गई। मगन, तूने जो किया वो कोई
मामूली इंसान नहीं कर सकता। गांव को तुझ पर गर्व है। मैं चाहता हूं कि तू पंचायत में हमारे साथ काम करे। एक सच्चे और ईमानदार इंसान की हमें जरूरत है। मुखिया जी, मुझे ये मौका देने के लिए धन्यवाद। मैं वादा करता हूँ आपकी उम्मीदों पर हमेशा खरा उतरूंगा। कहते हैं ना, वक्त बदलता है लेकिन धैर्य रखने वाले को सबसे खूबसूरत इनाम मिलता है। और मगन को मिला सबका प्यार, सम्मान और एक नया जीवन।